हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। अब जैसे कि हम कह रहे हैं वैदिक काल यानी कि वेदों का काल होगा ये हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आप सभी का अध्याय नंबर 8 और आपके अध्याय नंबर 8 का नाम है वैदिक काल। बच्चों, इसमें हम लोग ना वैदिक एज के बारे में मतलब हमारे वैदिक जितने भी हमारे वेद हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व की अवधि को वैदिक युग के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों देखिए, ये जो पूरा आपका समय है ना, इसी को आपका वैदिक युग के रूप में हमारे भारतवर्ष में जाना जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण ये है बच्चों, इस युग को ही क्यों वैदिक युग कहा गया है, क्योंकि इस युग के बारे में हमें वेदों से ही जानकारियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, भ्रमणकारी जीवन का अधिक व्यवस्थित जीवन में परिवर्तित होना प्रथम बदलाव है। और इसमें बच्चों सबसे पहले क्या परिवर्तन आया था, जो भ्रमणकारी जीवन मनुष्य जीते थे उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ के एक जगह पे क्या किया, सेटल होना शुरू किया। ठीक है, इसमें बच्चों आपको बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भारी विकास के भी आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारा आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए बच्चों, वैदिक काल को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है, प्राचीन या हमारा ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो देखिए, जिस काल में बच्चों हमारे ऋग्वेद की रचना हुई थी उसको हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जिस काल में 3 अन्य वेद लिखे गए वो हमारे उत्तर वैदिक काल कहलाए। समझ में आया। ऋग वैदिक काल मतलब जिसमें हमारा ऋग्वेद लिखा गया था, उसके बाद जो बाकी के 3 हमारे वेद लिखे गए उन्हें कहा गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो देखिए उत्तर वैदिक काल जो है ना वो ऋग्वेद की काल में, ऋग्वेद काल की तुलना में बहुत ज्यादा विकसित है। ठीक है, इस अध्याय में आप लोग बच्चों उनके जीवन के बारे में पढ़ोगे कि लोगों का जीवन ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में कैसा था। यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य दिया है, देख लीजिए। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए मूर्जा वृक्ष की छाल का प्रयोग किया गया। तो बच्चों ऋग्वेद को छापने के लिए सबसे पहले किस चीज का प्रयोग किया गया था, मूर्जा नामक एक वृक्ष है उसकी छाल पे इसको छापा गया था। ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। और बच्चों ये जो पांडुलिपि है ना, उसको हम लोग कश्मीर में हम लोग उसको पाए थे। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के मुख्यालय में सुरक्षित है, पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, अब चलिए देखिए बच्चों, जो हमारा ये आपका ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक काल है, इसकी जानकारी एक बहुत ही मूल्यवान स्रोत है हमारा। इसमें बच्चों देवी देवताओं की प्रार्थनाओं से लेकर 1028 श्लोकों का संग्रह किया गया है। ठीक है, एक श्लोक को बच्चों इसमें ऋग्वेद या ऋग्वैदिक काल में सूक्त कहा गया है। ठीक है, सूक्त का अर्थ होता है भली भांति कहा गया। ठीक है, श्लोकों की रचना बच्चों कौन किया है, किसने श्लोकों की रचना की है, हमारे ऋषि मुनियों ने की है। इसमें से बच्चों कुछ श्लोकों की रचना कुछ विदेशी महिलाओं ने भी की है। प्रारंभ में बच्चों ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था, ये सिर्फ मौखिक रूप से बताया गया था। तो मौखिक रूप से बताने के बाद इसको बाद में लिखा गया। तो देखिए, इस विधि से हस्तांतरित किया गया ज्ञान श्रुति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए, जो वैदिक गुरु थे वो अपने शिष्यों को शब्दों का सही उच्चारण करना, श्लोकों को याद करना, ये सारी शिक्षा वो प्रदान करते थे। ठीक है, अब बच्चों इस युग में कैसा राजनीतिक जीवन था उनका, तो देख लीजिए ये उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए, तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ना वो सप्त सिंधु अभी आज के समय में आपके हरियाणा में अविभाजित पंजाब में है। ठीक है, तो यहाँ जो लोग वो रहते थे उनको हम लोग सप्त सिंधु कहते थे। ठीक है, तो बच्चों इस क्षेत्र में 7 नदियां जो कि आपका सिंधु, झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, सतलज, सरस्वती द्वारा जल यहाँ पे प्राप्त होता था। ठीक है, इसमें से बच्चों आपकी जो ये सरस्वती नदी है ये यद्यपि सूख चुकी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जनजातीय विभाजन की बात करोगे तो कौन कौन से समूह के लोग रहते, तो देखिए ऋग्वैदिक काल में बच्चों जो आर्य रहते थे, आर्य जनजाति समूह के लोग रहते थे, उन्हीं को खास तौर पर इसमें महत्वता दी गई है। ये जनजातियां बच्चों जन या वृष कहलाती थी और इनका प्रमुख काम होता था पशुपालन करना। ठीक है, विश्व के सभी व्यस्त सदस्य युद्ध में भाग लेते थे और कुछ लोग युद्ध पे भी जाते थे। ये लड़ाइयां
पशुओं वो उनके चारागाहों के लिए लड़ी जाती। तो ये लड़ाइयां किसके लिए होती थी? पशुओं के लिए होती थी, पशुओं के चारागाहों के लिए ये सारी चीजें, ये लड़ाइयां सब होता था। और बच्चों जो जीत जाता था वो लोग क्या करते थे? सामान को लूट के लेके चले जाते थे अपने देश में। ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला हथियार इस समय कौन सा था? धनुष और बाण था। ठीक है, ऋग्वेद में बच्चों एक सूक्त लिखा हुआ है, धनुष से हमें सभी गाय जीत लेने दो, आओ धनुष के साथ हम विश्व के प्रत्येक कोने पर विजय प्राप्त कर ले। ये आपका ऋग्वेद में लिखा हुआ है। अब बच्चों राजन कौन थे इस युग में? देख लीजिए, राजन वो होते थे जो मुखिया होते थे इन समूहों के। ठीक है, इन जनजातियों के मुखिया को हम लोग राजन कहते थे। ये युद्ध के दौरान क्या करते थे? अपने बाकी सारे लोगों को वो नेतृत्व करते थे और नियम और कानून को ये बनाए रखते थे। ठीक है बच्चों, ये जनजातियों में प्रार्थनाएं भी करवाते थे, उनकी सेवाओं के लिए ये बलिदान भी देते थे। ठीक है, मीन्स बलि भी ये दिया करते थे। ठीक है, राजन को सेनापति, राजगुरु और गांव के प्रधान की सहायता मिलती रहती थी समय समय पे। ठीक है, राजन गंभीर विषयों पर अपनी प्रजा की सलाह भी लेते थे। ठीक है, वो ये सब सभा गांव के चयनित बुजुर्गों की संस्था और समिति द्वारा करते थे, समिति ही राजन का चयन करती थी। ठीक है, इसके बाद बच्चों व्यवसाय एवं मनोरंजन कैसा हुआ करता था इस समय में? देख लीजिए, प्राचीन आर्य जो थे ना बच्चों, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलों को उगाना। ठीक है, गाय उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी। एक व्यक्ति का सम्मान, देखिए एक व्यक्ति का सम्मान कैसे होता था कि उसके पास कितनी गाय है, जितनी गाय आपके पास होगी उतना ही अधिक आपका सम्मान भी होगा। ठीक है, देखिए युद्ध और शांति में लोग युद्ध और शांति के लिए बच्चों लोग रथों पर घोड़ों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अंतिम वैदिक काल में घोड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्या बन गया था? संकेत बन गया था आपका। ठीक है, ऋग्वेद में बच्चों ये लिखा हुआ है कि उस समय बढ़ई रथ बनाने वाले, बुनकर, कुम्हार और चमड़ा बनाने वाले हस्तशिल्पकार भी थे। ये देखिए युद्ध और शांति के लिए रथ का प्रयोग होता था, ये चित्र में आपका बना हुआ है। ठीक है, अब बच्चों उस काल में सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था? देख लीजिए, तो उस समय सामाजिक जीवन ऐसा था कि जो आपका संयुक्त परिवार होता था, तो संयुक्त परिवार आपका सबसे छोटा सामाजिक इकाई था। ठीक है, और इस परिवार के मुखिया जो होते थे वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग पुरुष होते थे। ठीक है, महिलाओं का समाज में बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक स्थान था, बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था महिलाओं को। इनमें महिलाएं जो थी वो हर प्रार्थना सभा में भाग लिया करती थी। ठीक है बच्चों, और देखिए शुरुआत में क्या था? समाज को वर्ण के आधार पर विभाजित किया गया था। शुरुआत में समाज को वर्ण के आधार पर, यानी त्वचा का रंग कैसा है उसके आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है, देखिए जो गोरी त्वचा वाले लोग होते थे वो काली त्वचा वाले लोगों को क्या करते थे? अपना दास या तुच्छ मनुष्य समझते थे। ठीक है, ये दास उस क्षेत्र में बच्चों लेकिन आप जानते हो उस क्षेत्र के जो वास्तविक निवासी होते थे वो यही दास लोग होते थे। ठीक है, देखिए अगर आप बात करते हो तो उस समय हमारा जो समाज था ना वो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ठीक है, दास एवं वो आर्य जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते थे उन्हें भी शूद्र ही समझा जाता था। ठीक है, बाद में दासों का अर्थ गुलाम हो गया। बाद में दास का अर्थ बच्चों गुलाम होगा। पहले ये गुलाम नहीं थे, भले ही उपेक्षित वर्ग के लोग थे लेकिन ये गुलाम नहीं थे। यहाँ पे बच्चों एक जानने योग्य तथ्य दिया है, देख लीजिए, व्यवसायों के आधार पर जाति प्रथा के पैतृक रूप लेने पर हिंदू समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई जो आगे चलकर हिंदू समाज के लिए अभिशाप आपकी बन गई। ठीक है, तो ये देखिए व्यवसाय के आधार पर सामाजिक विभाजन की प्रणाली बाद में जाति प्रणाली के रूप में हुई और अब वर्ण का अर्थ जाति था। तो देखिए शुरुआत में ना ये सिर्फ व्यवसाय के अनुसार इनका विभाजन था, बाद में ये जाति का रूप ले लिया। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हमारे धर्म थे उस समय देख लीजिए। प्रारंभ में बच्चों देखिए, प्रारंभ में ना पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य और वरुण जैसे प्राकृतिक शक्तियों की लोग पूजा करते थे। ठीक है, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण देवता के इंद्र देवता थे। और उस समय बच्चों कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। ठीक है, खुली हवा में आपकी प्रार्थनाएं की जाती थी, रीति रिवाज भी बहुत ज्यादा साधारण थे। ठीक है, और ऐसे रीति रिवाजों में बच्चों अग्नि का यानी आग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हुआ करता था। ये तो बच्चों सारी बातें हो गई हमारे वैदिक काल की, मतलब ऋग्वेद काल की। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल देखिए क्या था उसमें, देखिए आप उत्तर वैदिक काल कब आपका प्रारंभ होता है? ये 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है जब लोहे का प्रयोग चलन में आया। ठीक है, जब आर्य लोगों ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया उस काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये भारत में बच्चों का लौह युग का प्रारंभ भी माना जाता है। ठीक है, इस समय बच्चों क्या होता था कि काली धातु
ये जो आर्य लोग होते थे ना, आर्य जनजाति के लोग, इसको काली धातु कहते थे, ठीक है। वे लोग अब यमुना नदी के किनारे पर कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर की ओर गति करने लगे, ठीक है। तो ये लोग यमुना नदी के किनारे जो कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर बसा हुआ है, अब ये लोग यहाँ रहने के लिए जाने लगे। लोहे के औजारों का प्रयोग इन्होंने घने जंगलों में करना शुरू किया, इन लोगों ने जंगलों को काटना शुरू किया, ठीक है। और अब ये धीरे धीरे उत्तरी गंगा के मैदान तक भी ये फैल गए। और बच्चों इसी काल में अन्य 3 वेद, आपके सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना की गई। रामायण महाभारत वो पुराणों के भागों की रचना भी इसी काल में हुई थी, ठीक है। तो रामायण महाभारत और पुराण जितने भी है बच्चों, वो आपके उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत यानी 600 ईसा पूर्व बच्चों आपका गंगा यमुना दोआब से उत्तर प्रदेश के कोसाल और बिहार के विदेह तक ये फैल चुके थे। तो बच्चों उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा हुआ करता था, तो देखिए यहाँ पर ना राजा अभी भी होते थे, ठीक है, जिनका नाम राजन था। उनके पास एक सेना होती थी और उनका एक साम्राज्य होता था, ठीक है। और उनके सम्मान में बहुत सारे क्षेत्र भी आते थे, ठीक है। और बच्चों उनको हम लोग समट या महाराजा धीराज के नाम से भी जानते थे। उन्होंने और ज्यादा शक्ति पाने हेतु राजसूय यज्ञ भी करना शुरू किया था। राजसूय यज्ञ के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, ठीक है। राजसूय यज्ञ किया और उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और ज्यादा अश्वमेध यज्ञ करना भी शुरू किया। देखिए अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। अश्वमेध यज्ञ में बच्चों राजा ने एक घोड़ा अपना पड़ोसी राज्यों में भेज देते थे। अगर इस घोड़े को कोई पकड़ लेता था, इसका मतलब ये होता था कि वहां के लोग अब इस राजा के अधीन नहीं रहना चाहते, तब उस राज्य से राजा का लड़ाई होना निश्चित होता था, ठीक है। बाद में इस घोड़े की बच्चों अश्वमेध यज्ञ के बाद बलि दे दी जाती थी, ठीक है। और बलि के दौरान बच्चों जो पुजारी लोग होते थे बहुत ज्यादा रीति रिवाजों का पालन करते थे, जिसमें राजा व उनके परिवार जन भाग लेते थे, ठीक है। विश्व के वे सदस्य बच्चों जो नीची जनजातियों से संबंध नहीं रखते थे, वो भी इस समारोह में उपस्थित हो सकते थे। कभी कभी बच्चों कभी कभी जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वो उस यज्ञ में भागीदार बनने के लिए दूसरे राजाओं को भी आमंत्रण देते थे। इससे उनके साम्राज्य बढ़ते थे, साथ ही साथ उनकी शक्ति में भी वृद्धि होती थी, ठीक है। व्यवसाय और मनोरंजन के लिए वो लोग क्या क्या करते थे, तो देख लीजिए। जीवन यापन के लिए बच्चों अभी भी कृषि ही उनका मुख्य व्यापार था, ठीक है। लोहे का प्रयोग ये और अच्छे से करने लगे, बहुत सारी भारी चीजें बनने लगी जैसे कृषि उपकरणों के तौर पे। उत्तर वैदिक काल में बच्चों बुनकर, चमड़े का कार्य, कुम्हारी, बढ़ईगिरी व आभूषण निर्माण जैसे हस्तशिल्पों की दशाएं भी उन्नत हुई थी। अब बच्चों सामाजिक जीवन कैसा था यहाँ का, ठीक है। तो सामाजिक जीवन देखिए क्या था। देखिए अब जहां पे औरतों को पहले वैदिक काल में अच्छा समझा जाता था, मर्दों के बराबर समझा जाता था, अब वो उत्तर वैदिक काल में आते आते उन्हें तुच्छ समझा जाने लगा, उन्हें अब वो इज्जत नहीं मिलती थी, ठीक है। लेकिन अभी भी एक चीज थी जो औरतों के लिए सही थी कि धार्मिक कार्यक्रमों में औरतें उपस्थित होती थी। उच्च वर्ग की महिलाएं ही सिर्फ और सिर्फ शिक्षा आपका प्राप्त कर सकती थी। तो बच्चों इसमें देखिए कैसे सामाजिक विभाजन हुआ आपका उत्तर वैदिक काल में। देखिए इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग ही ज्यादातर यहाँ पे रूल किया करते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अंत में बच्चों अनेक वैश्य जो प्रारंभ में किसान थे, उन्होंने व्यापार और हस्तशिल्प को व्यवसाय के रूप में अपना लिया था। जो शूद्र लोग थे अब वो कृषि कार्य या अन्य कार्य को भी करने लगे थे, ठीक है। लेकिन अभी भी वो ऊंचे जनजाति के लोग जो सुविधा का आनंद लेते थे, वो उसका आनंद नहीं ले पाते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में बच्चों बहुत सारी जाति प्रणाली और ज्यादा क्या हुई थी, सुदृढ़ हो गई थी। इसका अर्थ था कि एक पुत्र को उसके पिता के व्यवसाय को अपनाना पड़ता है। कैसे हुआ था कि पिता जो काम करते हैं वही अब बेटा भी करेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों बहुत सारे व्यवसाय भी आए थे, जैसा कि मृत शरीर का क्रियाक्रम करना निम्न समझे जाते थे। अभी भी देखिए बच्चों अभी भी क्या हुआ था ना कि मृत शरीर यानी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार करने के कार्य को भी यहाँ पे निम्न समझा जाता था, और जो लोग ऐसे कार्य करते थे ना उन्हें बहुत ज्यादा तुच्छ समझा जाता था, ठीक है। और ऊंचे जाति के लोग अगर इन लोगों को स्पर्श भी कर लेते थे तो वो खुद को हीन समझने लगते थे, ठीक है। तो कौन कौन से धर्म थे बच्चों आपके उत्तर वैदिक काल में, देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में बच्चों देवताओं को अपना स्थान नहीं मिला, मतलब देवताओं ने अपना स्थान खो दिया था, ठीक है। और इनकी जगह पे बच्चों प्रजापति ब्रह्मा, निर्माणकर्ता विष्णु, संरक्षक एवं शिव, संहारक द्वारा प्रस्थापित किया गया था। देखिए आपका जो वैदिक काल था, ठीक है, जिसमें आपका ऋग्वेद था, उस वक्त इंद्र देवता की पूजा होती थी, लेकिन उनकी कोई मूर्ति नहीं बनी थी। अग्नि देवता के भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन आपका उत्तर वैदिक काल में जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी पूजा होने लगी थी, ठीक है।
हिंदू धर्म में बच्चों आज भी इन देवताओं का अस्तित्व है, ठीक है। इसी काल में बलि की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और धार्मिक पूजा पाठ बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में बच्चों क्या था, उतनी ज्यादा पूजा पाठ जो थी बहुत ज्यादा सादा सिंपल हुआ करती थी, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा पेचीदा हो गए थे। अब बच्चों अगर शिक्षा की दृष्टि से आप देखोगे तो देखिए, शिक्षा की दृष्टि से उत्तर वैदिक काल में लड़कियों को घर पे ही शिक्षा मिल जाती थी और लड़कों को गुरुकुल जाना पड़ता था, ठीक है। गुरु क्या करते थे, अपने परिवार और शिष्यों के साथ यहाँ पे रहते थे और शिष्य यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते थे और गुरु उनसे सेवा भी लेते थे, उनको शिक्षा भी देते थे, ठीक है। ज्ञान को मौखिक रूप से संस्कृत में ज्ञान को बच्चों मौखिक रूप से संस्कृत में लिखा जाता था, ठीक है। और इसमें से ज्यादातर आपका वैदिक जो आपका ज्यादातर ज्ञान था वो वैदिक साहित्य के रूप में था, ठीक है। व्याकरण, खगोल शास्त्र, औषध विज्ञान, युद्ध कलाएं, संस्कृत एवं नक्शा शास्त्र का ज्ञान भी इस समय दिया गया था, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो बच्चों हमने ये पढ़ा है कि हमारा जो ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व की अवधि को हम वैदिक युग के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में बच्चों आर्य, इंद्र, वरुण, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य और वायु द्वारा प्रदर्शित भगवानों या देवताओं की पूजा की जाती थी, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा है बच्चों, जो हमारा वैदिक काल था, वैदिक काल को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, प्राचीन या ऋग्वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसके बाद बच्चों राजा के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती थी, वो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बलि भी देते थे और रीति रिवाजों का प्रदर्शन भी करते थे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें महिलाओं की जो स्थिति थी वो शोचनीय हो चुकी थी, ठीक है। सामाजिक विभाजन और ज्यादा सुदृढ़ हो गए थे। बहुत सारे वैश्य जो पहले किसान थे, अब वो व्यापार और हस्तशिल्प की कलाओं में बहुत ज्यादा लिप्त हो चुके थे। बहुत सारे व्यवसायों ने भी इस समय जन्म लिया था, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि इनाम गांव महाराष्ट्र में पाया गया आपका जो ताम्रपत्र है, वो ये संकेत देता कि यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, फसलें उगाते थे और जानवरों को पालतू बनाते थे और इनका शिकार भी करते थे, ठीक है। और जीवन यापन का मुख्य साधन क्या था, कृषि था। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी बच्चों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ इसका अभ्यास कार्य भी पूरा करना है। अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि जब हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा तो वैदिक काल को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक हमारा उत्तर वैदिक काल और एक हमारा उत्तर वैदिक काल के बाद का काल, जिसे हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं। अब ये जो ऋग्वेदिक काल है आपका, ये ऋग्वेद के बाद आया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऋग्वेदिक काल। और आपने देखा कि जो वैदिक काल में है, इसमें लोगों के व्यवसाय कैसे होते थे, राजनीतिक जीवन कैसा होता था, वो धर्म कैसे अपनाते थे, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।